सखी सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखी सहेलियों श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ कहाँ है? चलिए हम नमस्कार करते हैं, लेकिन प्यारी बुआ आज लगता है किसी काम में रह गई हैं, आती होगी, इंतजार कर रहे हैं हम उनका। और तब तक हम ये बता देते हैं कि आज हम क्या क्या किन किन विषयों पे हम बातें करेंगे। हम बातें करेंगे नौकरी में विराम, धन का इंतज़ाम। तो कमेंट्स में देखा साथियों कि आपने लिखा कि रिटायरमेंट के बाद, तो नहीं, यहाँ रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं लगातार, युवा हो या मिडिल एज का हो, अगर उन्हें लगता है कि हाँ कुछ वक्त के लिए हम काम रोकना चाहते हैं और कुछ वक्त के बाद करेंगे, अभी हम काम से थोड़े एक रास्ता हो गई है उसमें, या हम पढ़ना चाहते हैं आगे, इस तरह का कोई वजह है, इस तरह की कोई वजह अगर आती है जीवन में, तो क्या उस वक्त रुकना चाहिए या धन का कुछ इंतज़ाम पहले कर लेना चाहिए, इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। व्यंजन विधि, आज बुधवार है तो वो तो हम बताएंगे ही। और सखी विशेष वीरांगना हम अकम्मा चेरियन के बारे में बात करेंगे। साथ में आज है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों को के लिए स्मरण का दिन, तो उन्हें भी याद करेंगे हम सखियों श्रोताओं हमारे। और देख रही हूँ बुआ जी तो अभी तक आई नहीं है, तो बुआ जी का इंतजार करते करते चलिए हम सुन लेते हैं पहले ये गीत। तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा के आंखें मीट लूं। जाए मेरी
बुआ जी आ गए, कहाँ थे आप? अरे आ गए नमस्ते, सबसे पहले नमस्ते कर लें बुआ जी। तुम जो गोभी छोड़कर आई थी, हाँ, उसमें से कीड़े निकालने पड़ते हैं, तो ठीक से साफ सफाई करनी पड़ती है, और प्याज का कोई पराठा बता रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो सारा इंतजाम देखना अब पड़ता है। हमें क्या लगा कि समय हो गया है, हमारे सब संगी साथी इंतजार कर रहे होंगे, तो हम तो छोड़ छाड़ के भाग के आ गए। तो अच्छा किया तुमने भाई। देखो यही तो बात है ना कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि आज हमारा विषय है कि जब हम विराम लें तो उसका इंतजाम होना चाहिए। तो हमने इसलिए तो तुम्हें पहले भेज दिया था, गीत गौनौली हो गई, गाना बज गया, श्रोता जुड़ गए, सब काम शुरू हो गया, और थोड़ा सा हमने जो काम कर रहे थे वो भी कर लिया, निपटा लिया। और बचेगा तो 4 बजे के बाद कर लेंगे उसके बाद। लेकिन तो नमक के पानी में भिगो दिया भाई, जो कीड़े वीड़े वो निकल जाए, है ना। तो भाई जब गोभी हो, फूल गोभी, तो ऐसा कर लेना चाहिए। और साथ में कुछ लोगों को याद करने का दिन है आज। हाँ भाई, क्योंकि जो रासायनिक युद्ध हो जाते हैं उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत भयावह होती हैं जी, बहुत तकलीफ देह होती हैं। इसीलिए आज 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, और ऐसे हथियारों से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और रासायनिक हथियारों से हमारी दुनिया मुक्त हो जी, ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और हमें उसकी कहना चाहिए ना कि भयावह स्थिति इसलिए बता रहे हैं, डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के तौर पर कि हम तैयार रहें कि ऐसा हो ही ना, है ना? जी। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें पीछे कि क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन हथियारों में लाखों लोगों की बुआ जान चली गई थी। और ये हथियार इतने जहरीले होते हैं कि सामूहिक विनाश हो जाता है, मतलब करोड़ों में, लाखों में लोगों की जान चली जाती है जी। और यही वजह है कि सशस्त्र किसी भी प्रकार का संघर्ष जब होता है तो इनका उपयोग करना कानून के विरुद्ध है। और 1925 में इसीलिए जेनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया, और जिसमें रासायनिक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई जी। और 29 अप्रैल 1997 को हथियार सम्मेलन के दौरान रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन, उसका एक संगठन होता है बुआ, OPCW, जिसे पूरा कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये संगठन का गठन किया था। और ये जो दिवस है अपने सभी लक्ष्यों को इस संगठन से पूरा करने का इसको मौका देता है कि इस संगठन के द्वारा अपने सारे लक्ष्य पूरे हों। भाई लक्ष्य तो यही है ना कि इस तरीके के रासायनिक जो हैं वो आक्रमण न हो, लोग इससे दिक्कत में ना आए, या यूं कहें कि इसकी विभीषिका जो है उससे हमारा पूरा विश्व जो है वो मुक्त रहे जी। और ये जैसे आप कह रही थी कि रासायनिक हथियारों का विनाश ये समर्थन करती है ये संगठन, और उन सुविधाओं का भी निरीक्षण करती है कि जो पहले में रासायनिक हथियार उत्पादन करते थे ना, उनको भी देखती है, उनका भी निरीक्षण लेती है। और OPCW को 2013 में इन्हीं सब कामों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और हर साल OPCW जो है वो रासायनिक युद्ध के पीड़ितों को याद करने के लिए विशेष समारोह आयोजित करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो दिन इसीलिए मनाए जाते हैं कि उनको याद करें जिन्होंने जान गंवाई अपनी, उनसे पीड़ित हैं, कुछ ने जान गंवाई, कुछ उससे पीड़ित हैं। और पीड़ितों को याद करके जैसे कि बहुत सारी जगहों पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, प्रतीक के तौर पर मोमबत्ती जलाना, है ना, और ये जानना कि रासायनिक हथियार सारी दुनिया और समाज के लिए कितना हानिकारक है जी। और इस वक्त कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी फिल्में भी दिखाते हैं कि कितना भयावह होता है, तो लोग देखें तो समझें कि हाँ हमें इसके क्या है और इसके विरुद्ध में हमें क्यों खड़े रहना है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस दिन के लिए जागरूकता फैलाई जा सकती है। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, अब ये तो हमें और सबको देखना है कि कैसे कैसे लोगों की जानकारी बढ़ाई जाए, कैसे हम खुद जागरूक हों, या यूं कहें कि हम जानकारी भी हासिल करना चाहिए, है ना। बिल्कुल, कि पता तो हो कि क्या है। आमतौर पे तो हम ये सब वायरस, संक्रमण और ये सब समझ लेते हैं, लेकिन रासायनिक जो युद्ध होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, कैसे होते हैं, कब हुए, कौन कौन प्रभावित हुआ, तो ये सब जानकारी के लिए ये सब दिवस मनाए जाते हैं। बिल्कुल। और एक सुंदर दुनिया, सुंदर संसार का गठन हो, हम सब ऐसी इच्छा रखते हैं। बिल्कुल जी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले।
का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से, आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। कितना सुंदर वो जहां होगा, हैं जी, कि जहाँ पर बिल्कुल प्रेम और प्यार हो, आपसी विश्वास हो, और कहीं कोई युद्ध जैसे कोई शब्द और वैसे कोई घटना होने का नाम ही ना हो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन युद्ध की जब बात आती है तो हमारे देश ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और तब आज़ादी ली। और दीपा देखो, एक ऐसी बात है ना कि हम लोग पहले बहुत सोच रहे थे कि वीरांगनाएं अब शायद हमारे सखी विशेष में अब सब खत्म हो चुका है, सबको हमने बता दिया है सबके बारे में, लेकिन अभी भी हम ढूंढते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं कि लगता है कितने अनगिनत हमारी वीरांगनाएं थी जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, सेवा किया, देश की आज़ादी दिलाई, और हम बैठे मजे से कार्यक्रम कर रहे हैं, है ना। और उनके नाम भी नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है। और श्रोताओं, इसीलिए हम आपसे साझा भी कर रहे हैं। दक्षिण भारत राज्य केरल की स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 1938 में इन्होंने नेतृत्व किया, जन विरोधी रैली के दौरान दिखाई वीरता, और इसी के लिए उन्हें जाना जाता है। जी, अकम्मा चेरियन 15 साल से भी ज्यादा समय तक त्रावणकोर में जो राजनीति थी वहां पे अनुशासन प्रेमी महिला मानी जाती थी, और स्वतंत्रता के पहले का जो युग था उस क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोगों के संघर्ष में सबसे आगे वे ही रही। और चेरियन का जन्म 1919 में त्रावणकोर के एक कृषि प्रधान कैथोलिक परिवार में हुआ। और देखो जी हुआ तो था ये, हमारे एक साथी ने तिथि भी लिखी है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी त्रावणकोर की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानी जाती हैं। 14 जनवरी 1909 में कांजीरापल्ली त्रावणकोर में जन्म हुआ था, और इन्होंने तिथि भी बताई है कि इन्होंने 5 मई 1982 तिरुवनंतपुरम केरल में अंतिम सांस ली थी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाई तिथि भी बता दी। और इतिहास का, जब वो छोटी थी तो इतिहास का उन्होंने अध्ययन किया और वे शिक्षिका बन गई, और एटक्करा शहर के एक स्कूल में वो हेडमिस्ट्रेस के पद पर फिर आसीन हो गई। 1938 में महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। जी, कितनी बड़ी बात है ये उस वक्त के लिए। और अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि रूढ़िवाद जहाँ हो, जहाँ अर्थहीन अनुष्ठान होते हैं, सामाजिक अन्याय जहाँ मैं देखती हूँ, लैंगिक भेदभाव, ये सब जीवन का एक लंबा विरोध है।
और जब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ तो भूल जाती हूँ कि किससे लड़ रही हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप तब ये नहीं देखती कि किससे लड़ रही हूँ, फिर चाहे कोई भी हो मतलब विरोध के लिए खड़ी हो जाती हैं कमर कस के। और चेरियन जी की जो हम बात कर रहे हैं, राज्य कांग्रेस में जब शामिल हुई तो बस कुछ ही समय के बाद ब्रिटिश सरकार ने त्रावणकोर राज्य कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और पार्टी के कई बड़े नेता जो थे इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन रामकृष्ण पिल्लई ने गिरफ्तारी से पहले पार्टी का जो कार्यभार था वो अक्कम्मा चेरियन को सौंप दिया। जी, फिर उन्होंने जन विरोध रैली के लिए लोगों को इकट्ठा किया और एक संघ का उन्होंने गठन किया। 23 अक्टूबर 1938 को चेरियन ने अपने अन्य नेताओं के साथ त्रावणकोर में शाही महल के सामने हजारों लोगों को इकट्ठा किया। रियासत के राजा के जन्मदिन समारोह को रोकते हुए राज्य कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध को वापस लेने की मांग की। कितनी बड़ी बात है ये भी। और महल के बाहर पुलिस थी, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश भी दे दिया था। चेरियन ने सामने आकर पुलिस प्रमुख से कहा कि मैं इनकी नेता हूं, दूसरों को मारने से पहले आप मुझे गोली मारो। अक्सर ऐसा होता है कि जो नेतृत्व करता है वो पीछे हट जाता है और वो बच ही जाता है, सामान्य जन की जो है प्राणों की आहुति हो जाती है। लेकिन ये असली नेता होता है जिन्होंने सामने कहा कि मैं इसकी नेतृत्व कर रही हूँ और पहले मुझे गोली मारो। और कहते हैं कि प्रदर्शन इतनी देर तक चला कि पुलिस प्रमुख को आदेश वापस लेना पड़ा, और केवल आदेश ही नहीं वापस लेना पड़ा बल्कि कैदियों को रिहा करने पर भी उन्हें मतलब तैयार हो गए वो। जी, अगर उन क्षण को अगर हम थोड़ा कल्पना में ले तो मतलब कितना वो क्षण कैसा होगा, रोमांचकारी रहा होगा। और यही देखिए इस क्षण के बारे में एक लेखक लिखते हैं कि विरोध के समय कुछ ऐसा दृश्य बन गया था जैसे अकम्मा ने माँ दुर्गा का रूप ले लिया हो। खुली जीप में खड़ी हुई वे, खुले बाल और खद्दर की साड़ी पहनी, ऐसा लग रहा था देवी दुर्गा साक्षात विरोध करने आई है। तो भाई अन्याय के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। और इस घटना के बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने उन्हें त्रावणकोर की झांसी की रानी कहा और चेरियन ने पूरे राज्य में यात्रा करके महिलाओं को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। एक दल बनाया जिसे देश सेविका संघ कहा गया और फिर इसी तरह से वो जुटी रहीं। जी, आगे उनके साथ कई नेताओं को राज्य कांग्रेस की पहली वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार भी किया। इसके बाद कई ब्रिटिश आदेशों के उल्लंघन के लिए और विरोध प्रदर्शन के लिए इस तरह उनको कई बार गिरफ्तार करते रहे। 1942 में राज्य कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष बनी। अपने नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद चेरियन को पहले स्वतंत्र चुनाव में एक विधायक के रूप में चुना गया। जी, और 1982 में कुछ समय तक राजनीति में सक्रिय रहने के बाद तिरुवनंतपुरम में अक्कम्मा चेरियन ने अपनी आखिरी सांसें ली। अंधेरा हुआ उजारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। टूटे दिल का बंधा सहारा, चमका चमका सुबह का तारा। सांस खुशी की तन में आई, अरमानों ने ली अंगड़ाई, जाग उठी उम्मीदें सारी, जाग उठी तकदीर हमारी, हमें किसी ने दूर पुकारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। मुरझाई कली क्या फिर से खिलेगी, मुरझाई
छेड़ो तराना, नाच उठे मन झूमे जमाना, समय सुहाना प्यारा प्यारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा, गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा। ये चमका हुआ तारा देखना, उगता हुआ सूरज देखना, खुशहाली का माहौल जो है वो इन वीरांगनाओं, इन वीर सेनानियों की बदौलत है, जो हम बड़ी आसानी से देखते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं ना दीपा जी, और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो आज हम जितने आजाद हो गए, सोचने में भी जितने आजाद हो गए, उस वक्त ये ऐसा माहौल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हम तो आज कुछ भी करने को तैयार हैं। अभी जैसे है कि नौकरी करने के लिए भी तैयार और छोड़ने के लिए भी तैयार है। हाँ। है ना? हाँ। अभी तो लोगों को मिलती नहीं है, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। भाई उनको लगने लगता है कि अरे हम ऊब गए हैं, अब हमें बस एक जैसा लग रहा है, छोड़ देते हैं, बोर हो रहे हैं, ये ऐसा बोलते हैं। तो जो नहीं छोड़ना चाहता या जिसकी मजबूरियां, वो लगता है भाई क्या ये कैसा कारण दे रहे हो। हाँ, बोरियत तो ऐसा एक शब्द हो गया ना, जैसे हमें लगता है दीपा बेटा कि मतलब कुछ भी लोग कहते हैं रोज वही दाल भात खा रहे हैं, वही तूर की दाल, अरहर की दाल और भात। अरे हम लोगों ने तो पूरी जिंदगी अम्मा बाबू ने वही खाया। एक सब्जी बनती थी, रोटी बनती थी, दाल भात, और मौसम का जैसे कि गर्मी का दिन आया तो कच्चे आम का पन्ना बन गया, सर्दी का मौसम आया तो ये कद्दूकस करके मूली टमाटर इन सब के रायते बन गए, चटनी बन गई, बस यही होता था बस। बिल्कुल। और जहाँ तक बात नौकरी की है, उसमें कई कारण, सिर्फ एक ऊब नहीं है, और भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या लगता है कि हमें रुक करके पढ़ना है, या अपने जो कहते हैं सीवी, जो आजकल बहुत बोलने लग गए हैं कि हमारा जो रेज्यूमे अच्छा बन जाए, तो हम पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम ये जो नौकरी कर रहे हैं इसमें रुकना चाहते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि नहीं, अब हमें कुछ वक्त हम बाहर रहना चाहते हैं, या हम बहुत टाइम से लगातार काम कर रहे हैं इसलिए हम रुकना चाहते हैं। और एक और वजह है, पैसा भी बहुत बड़ी वजह है। जैसे कि आपका जो पैकेज चल रहा है, जो आपकी तनख्वाह है, या जो भी आपकी वेतन आपको मिल रहा है, वो जब आप जंप करते हैं दूसरी जगह, तो ऐसा नहीं केवल नौकरी में आप जंप करते हैं, उसके तनख्वाह में भी बढ़िया सा जंप होता है, तब भी लोग बदल देते हैं और ये वाली छोड़ देते हैं। तो आप जंप के लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मतलब वही है ना कि अपनी तनख्वाह में उछाल भी आ जाता है। कहते हैं अच्छा ये 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, फिर देखिएगा हमारी जो तनख्वाह जो है दुगनी हो जाएगी। जी। तो भाई ठीक है, घर वालों को भी लगता है कि दुगनी तो भाई अच्छी बात है ना, ये इस तरीके की चीजें बढ़ती ही रहे तो अच्छी बात है। ये बात तो सही है बुआ। ये हर तरह के, हर पहलू को सोचने की ये एक पहलू है, और सोचने की, हर पहलू की सोचने की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं नहीं भाई ये क्या है, हम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो गलत कर रहे हो। लोग इन कारणों को गलत भी बताते हैं, कई गलत बताते हैं। लेकिन भाई देखो, जो निर्णय लेता है वो तो कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे हम लोगों ने जो वजह गिनाई वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ वजह होगी, है ना जी। लेकिन हाँ, ये छोड़े तो, लेकिन उसके लिए क्या क्या सोच लें ये हम थोड़ा सा जरूर बता सकते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि पहले आप देख लें कि आपके पास कितना वो जो है ना संरक्षित पैसा कितना है, वो कितना तो रिजर्व में आपके पास कितना पैसा है, और क्या आप उतने में आगे 6 महीने कम से कम चला पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, है ना। ये सब सोचना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचना बहुत जरूरी, वास्तविकता क्या है वो सब सोचना बहुत जरूरी है। और भाई ये भी है कि इतना पैसा संभव अगर नहीं है, तो फिर अगर आप विराम लेने की सोच रहे हो, तो फिर वो निर्णय पे वही बात आ जाती है। भले अगर आपको लेना है तो सोच लीजिए, समझ क्या सोच लीजिए, तुम बता रही हो सोच लीजिए। तो मतलब 6 महीने की तनख्वाह क्यों, 6 महीना क्यों, 6 महीना ये एक उदाहरण के तौर पे हो गया कि 6 महीना, 6 महीने से एक तो खाली कहने की बात होती है कि भाई कम से कम इतना आपके पास होना चाहिए। क्या है कि आप जब नई नौकरी, ठीक है, आप बड़े आत्मविश्वास है आपको कि आपको 1 महीने बाद दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वो कितनी स्थायी होगी, कितना आपका मन लगेगा या नहीं लगेगा, हो सकता है आप खुद उसे छोड़ दें या आपको निकाल दिया जाए, तो उसको स्थायी होने में भी 2-4 महीना चाहिए। तो वो मार्जिन लेकर 6 महीने की बात की जाती है कि आप पूरा 6 महीना लेकर चलें, है ना जी। हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, लेकिन 6 महीना तो एक मोटे तौर पर माना जाता है जो आप संभाल सकते हैं, थोड़ा समझदारी से अगर चलें तो। और दूसरा ये कि जैसे हमने कहा कि नई नौकरी है, आप सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या नए शहर में जा रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, परिवार कहीं और है, बहुत सारी चीजें हैं उसके संग ना। जी, बहुत सारी बातें तो हैं बुआ, लेकिन एक छोटा सा विराम ले लेते हैं, अंतराल लेके वापस आते हैं।
अंतराल के बाद हम फिर आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे बुआ कि ये भाई अगर रोकना है या विराम लेना है तो भाई क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है और किन किन बातों पे हमें सोचना पहले बहुत जरूरी है। अब भाई क्योंकि हम रोकना चाह रहे हैं, थोड़ा सा विराम ले रहे हैं ये नौकरी में, तो खर्चों पे भी तो ध्यान देना होगा। हाँ। ऐसा थोड़ी कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए और खर्चा भी वैसे का वैसे ही चलते रहिए और हम अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, आगे अगले कुछ महीने भी नहीं करेंगे और बस सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भाई कोई जादू की छड़ी आपको नहीं मिलने वाली है, तो इसके लिए बल्कि हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप 6 महीने पहले से भी तैयारी रखें जी। और 6 महीने पहले से बचत भी रखें अपनी, और अपनी आदतों में थोड़ी सी कटौती कर लें, यानी अपने खर्चे में कटौती करते चलें। और अगर कहीं से आपके पास ऐसे कोई मुट्ठ रकम नहीं है तो कम से कम अपने ही उसमें से बचा के आगे के लिए इंतजाम कर लें, यानी 50% पे आप चले जाएं सीधे कि हमें 6 महीने बाद छोड़ना है, तो ये 50% आगे 6 महीने के लिए रख लें। बुआ ना जो सुन रहे होंगे तो बोलेंगे 50%। हाँ तो अरे खुद देखो ना, अभी जब जैसे बाजार में जाओगे तो खुद देखो कि हम कितनी फालतू चीजें खरीद लेते हैं जी। क्या इसकी जरूरत थी, या हम जितने बड़े घर में रह रहे हैं क्या इतने बड़े घर की जरूरत है जी। क्या कई बार जाते हैं ना बाजार में, नहीं जरूरत होती है लेकिन बड़े सुंदर से डब्बे दिखते हैं, हम बोलते नहीं ये पुराने हटा देते हैं, ये ले लेते हैं। तो बस ये वाला जो शौक है ना वो हटा दो, 50% पे आ जाओ, थोड़ा हो जाएगा बुआ। हाँ, तुम्हारा चेहरा घबरा हुआ है, ऐसा नहीं है, हमें पता है तुम बहुत खर्चे करती हो। देखो क्या होता है ना कि कपड़े हैं, ऐसा है कि हम 10 जोड़ी में भी काम चला सकते हैं, 5 में भी चला सकते हैं, और 50 हो तो भी कम होते हैं, है ना। तो जरूरतें तो हैं कि आप फैलाते जाइए फैलाते जाइए फैलाते जाइए। तो ऐसे ही इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं पर थोड़ा सा अगर आप रोक लगाएं, और कहीं ना कहीं देखो 50% वाली बात दीपा बेटी इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका सुनहरा भविष्य आगे इंतजार कर रहा है। तो अभी आप जब 50% पर जब जाएंगे तब हो सकता है आगे 200% अधिक आप आराम से भी रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर बार कटौती करने में आपको दिक्कत आती है, बस एक आपको अपना मानसिकता बनानी होती है कि जिसके पास इतना है वो कैसे रहता है। आप एक बार अगर ये सोच लें, जैसे 50,000 आपकी तनख्वाह है, तो आप ये भी सोचें कि 30,000 वाला कैसे रहता है। हाँ, तो क्या हम नहीं रह सकते? वो भी इंसान है। इसलिए तो कहते हैं हम बुआ कि आपसे जब हम पूछते हैं चीजें फिर आप कितने अच्छे से समझा देती हैं। देखो ये तो हमारे साथी भी समझते हैं, लेकिन हाँ ये हम विचार नहीं करते। कभी सर्दी में निकलो, देखो कि कोई बिना रजाई के भी सो रहा है और हमें 2-2 रजाई ओढ़ के भी ठंड लग रही है। तो आप कभी सोचें कि कैसे वो रह रहे हैं। हाँ, और बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हाँ। जैसे आप मंडी वगैरह में जाइए, कितनी ताजी सब्जियां मिल जाती हैं, कितनी सस्ती मिल जाती है। वही आप मनोरंजन का जो खर्चा करते हैं, जैसे आपने अभी बताया, उसको कम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके परिवार में बच्चे हैं और उसके बाद भी आपने ये निर्णय लिया है, तो फिर उनके मनोरंजन का तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे हम हमारे मनोरंजन में कमी कर सकते हैं, हमें बाहर जाना हम अपना कम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का थोड़ा ध्यान हमें वहां पे रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और लेकिन एक बात तो है, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बच्चे भी आपका बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आप उन्हें ये बैठ के समझाएंगे तो कहीं ना कहीं ठीक है 50% नहीं, लेकिन 10-20% अपने में इच्छाओं में कटौती करके वो भी आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वो हर चीज साथ में देखते हैं। वो संयुक्त परिवार वाला वो नहीं है कि बच्चे बिल्कुल मस्त रहते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अब हर वक्त बच्चे एकाकी परिवार में देखते हैं। तो ये सारी चीजें, और जो तुम कह रही हो 50% वाली बात, अभी देखो हमारे साथी ने लिख कर भेजी दिया, अजीब विडम्बना है। कभी तो विराम लेने का सोचा जाता है और कभी ऐसा भी हुआ कि लॉकडाउन में कितनों को न रुकने वाला लंबा विराम मिल गया, है ना। तो सच बात है कि कितने लोगों की तनख्वाह ही रुक गई थी और वो रह रहे थे। तो मतलब ऐसा है कि सोचना पड़ेगा कि कहाँ आप कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। जी, ये बातों पे अच्छा गाना सुनने का मन कर रहा है। हम समझ रहे थे कि तुम्हारे जब खर्चे में कटौती की बात आती है तो तुम बात घुमा देती हो। क्या करे बुआ, थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। चलो चलो। और
कितने लोगों ने इसी ये जो है ना लाखों के सावन के चक्कर में भी नौकरी छोड़ी है। तो भाई आप देख लीजिए कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी, ये भी देखने की बात है। और ये भी हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं बुआ कि अगर आपने ऋण ले रखा है, ऋण है कोई, तो आपको ये फिर निर्णय पे सोचने की जरूरत है। ये लिखते हैं कि सबसे पहले तो अपने सभी ऋणों को पूरा चुकता कर देना चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति पे मिलने वाले फंड और ग्रेजुएटी के पैसे में से कोई कटौती ना हो और पूरी रकम आपके हाथ में आए। और ये मतलब ये सेवानिवृत्ति की भी बात कर रहे हैं। और बाजार में कई पेंशन प्लान उपलब्ध है, उनमें से कोई एक ले सकते हैं। कुछ संस्थानों में पेंशन की सुविधा नहीं होती है या न्यूनतम पेंशन की सुविधा होती है। दोनों ही स्थिति में आपको सरकारी बॉन्ड्स या नियमित मासिक आय वाली योजना में निवेश करें तो ये सही रहेगा। और फंड और ग्रेजुएटी के पैसे को बाद में बैंक या डाकघर के माध्यम से, ये सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नौकरी चली रही है तो वहां अगर हमने विराम लिया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो ऋण की बात कह रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये बहुत ये तो कहीं देख लो भाई कहीं ईएमआई वगैरह तो नहीं चल रहा है, क्योंकि ईएमआई अगर आपने देना बंद किया तो उस पर ब्याज बहुत भारी भारी लगता है। सुना हमने, और ब्याज बहुत भारी भारी लगता है। उसके अलावा कहते हैं कि आयकर विभाग में भी आपका एक नाम एक तरह से आ जाता है, कुछ ब्लैकलिस्ट टाइप बोलते हैं ना बुआ, की वैसा हो जाता है डिफॉल्ट वाला, कि आपने ईएमआई कभी अगर चुकता नहीं कर पाए तो वो बहुत गलत हो जाएगा आगे, क्योंकि अगर आपको भविष्य में फिर कहीं लोन लेने की जरूरत पड़ी तो वहां बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपका जो प्रभाव है वो बना रहे, कि आप एक सही समय से देने वाले हैं, चुकता करने वाले हैं जो भी आपकी ईएमआई आती है। वहीं पर एक बात और है कि जैसे कि एक मित्र आए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तो उन्होंने बताया भाई 70,000 कुछ है। अच्छा, तुम्हारा इतने में चल जाता है? अच्छा, ऐसे भी बोलते वैसे उन्होंने बोला, वो चले गया, तब उनको सच में लगने लगा कि अब तो 70,000 में सच में नहीं चलता है, बड़ी गड़बड़ बात है। यानी कि कैसे चलता है, 1 लाख से कम में तो कोई रह ही नहीं सकता। अब उनको सच में लगने लगा कि मतलब, और देखो तुम तो बहुत काबिल हो, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है। अब बस ये जो कीड़ा घुसा ना दिमाग में, सही बात है, उनको सच में लगने लगा कि हमें अब ज्यादा की जरूरत है और ज्यादा हम काबिल भी हैं। तो आप में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के कहा सुनी में नौकरी छोड़ रहे हैं, कि एक ऐसा है कि अच्छा हम काबिल बहुत ज़्यादा हैं और इतना ही हमें मिलना चाहिए, इतने कम में तो गुजारा भी नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है। और अगर 30,000 20,000 ज़्यादा मिल जाए तो कितना आराम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो देना पड़ेगा समय, अपना खून पसीना, वो नहीं देखते हम लोग, वो नहीं देखते। और जब बार बार कोई ये बात 2-3 लोगों ने बोल दी ना तो बहुत पुख्ता हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सही तो कह रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई किसी के कहने पर तो आप नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक और रिवाज आजकल हो गया है, वो क्या? अरे वो लोग, मतलब तुम 10 साल से ये इसी में नौकरी कर रहे हो, इसी कंपनी में, मतलब ऐसा लगता है कि कितने बेकार आदमी हो, मतलब तुम्हें काबिलियत ही नहीं है। और आजकल तो जैसे फैशन हो गया है कि अरे 5 साल 7 साल से ज्यादा तो कहीं टिकना ही नहीं चाहिए जी। तो भाई ये रिवाज जो है वो रिवाज नहीं है, ये सबके अपने मन की चीज है, जिसकी जरूरत के हिसाब से है, उसकी अपनी पढ़ाई के हिसाब से है। तो आप पहले नाप तौल लें, है ना जी, कि आप भाई किसी को लगता है हम एक कंपनी में हैं, और बहुत से लोग होते हैं ना वो एक कंपनी में शुरू करते हैं, वहीं उनका काम खत्म भी कर देते हैं। और कहीं कहीं आपकी जो लॉयल्टी वहां रहती है जी, उसमें जो आपको सम्मान मिलता है वो बिल्कुल अलग होता है जी। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ, ये भी हमारे ऊपर ही व्यक्तिगत निर्णय हो गया कि भाई आप क्या चाहते हैं। अब अगर किसी ने बोल दिया पैसों का लालच, तो फिर आप लगने जैसे हमने बात करी कि कहीं घर में मतलब जीवन संगिनी के साथ कह दिया या जीवन साथी के सामने पत्नी को कह दिया, तो वो भी कहने लगेंगे तुम तुरंत छोड़ दो, है ना। दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल ऐसा भी हो जाता है। और एक बात पे और ध्यान दिलाना चाहते बुआ कि अगर आपको छोड़ना ही है, ये आपने कर लिया है कि भाई हम करेंगे, भाई हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप ना छोड़ें, बहुत अच्छे भी तरीका भी है, छोड़ना भी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए। तो कुछ वक्त पहले से हमें फिर सुबह शाम जो अपना काम का समय होता है उसमें फ्रीलांसिंग करनी बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब कुछ अतिरिक्त आय का भी साधन जुटाइए जी। और जैसे कि अगर पति छोड़ना चाह रहे हैं या पत्नी छोड़ना चाह रही है, या दोनों में से जो भी कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर उसमें साथ दे जी। जैसे हो सकता है आपकी श्रीमती जी छोड़ना चाह रही हैं तो आप कुछ अतिरिक्त करें, या आपके पति छोड़ना चाह रहे हैं तो आप अगर घर का देखभाल कर रही हैं, घर की देखभाल करती हैं, घर चला रही हैं, तो आप कुछ अलग से काम करें, ताकि जो ये आर्थिक सहायता जो है घर में पूरे परिवार के लिए है, अकेले एक पति या पत्नी के लिए नहीं है। तो और ये निर्णय भी तो इतना बड़ा है ना, ये दोनों मिलके ही लेंगे, जब भी लेंगे नहीं लेते नहीं है। ये तो बहुत बड़ा बढ़िया तुमने बात कही। अच्छा, ऐसा भी? अरे देखो ना, जब भी ये निर्णय लें तो दोनों मिल कर लें। ऐसा ना हो कि अब आपने ले लिया और हर वक्त आपका जो जीवन साथी है, संगिनी चाहे पति हो पत्नी हो, वो कोस रहे हैं, नौकरी छोड़ दी, बताओ घर बैठ गए, घर बैठ गई,
ऐसा भी होता तो भाई दोनों मिल के निर्णय लें, और बच्चे भी हैं तो उन्हें बता कर लें, ताकि कहीं अगर बाहर में किसी ने कहा कि तुम्हारे पापा तो घर बैठ गए हैं, मम्मी कुछ करती नहीं, तो बच्चों को कहीं ये ग्लानि ना हो कि ये गलत हो गया। बिल्कुल, उन्हें उसके सारे जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी योजना है, वो सब बता कर करें कि ये इसलिए हम कर रहे हैं। सही बात है ना जी। ताकि उस निर्णय में जब परिवार का सहयोग रहता है दीपा, तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आप नमक रोटी भी खाएंगे तो वो मीठी लगेगी। बिल्कुल, है ना? ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और फिर गाना सुनेंगे हम लोग। चलिए। मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये चांद ये सितारे कहते हैं मिल के सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे ऐसे में बोलो कैसे करार करें। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। अच्छा तो दीपा बेटा एक बार बताओ, ये जो गीत के बोल हैं, तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार अमर फिर कैसा शर्माना जी, तो मतलब जहाँ प्यार हो तो वहाँ शर्माना नहीं चाहिए ना? ऐसा कहते हैं भैया। देखिए हुआ ऐसा है कि कहीं कहीं पत्नियां शर्माती हैं, कहीं कहीं नहीं भी शर्माती हैं। हाँ, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं कि लेकिन जैसे और भी तरीके के तो प्यार होते हैं ना, जैसे हमारे श्रोताओं से जो हमारा प्यार है वो बिल्कुल अलग है। अब हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुष द्वारा व्यंजन की विधि। अच्छा। सब बहनें पढ़कर लोटपोट हो जाएंगी और आपकी असलियत जान जाएंगी, सो अलग। अब बताओ इसमें क्या बात है कोई?
अब कोई हंस रहा है, बताओ तो, हमें तो नहीं हंसी आई। हमें लगा कि चलो अच्छी बात है भाई कि अब हमारे जो सखा हैं वो भी बनाते हैं। अरे और बनाते हैं, उनके कहने के चक्कर में तो हमने फटाफट गोभी साफ की। अच्छा। और तभी तो नमक के पानी में डाल के आए, क्योंकि इन्होंने बताया है व्यंजन कि फूल गोभी को साफ करके उसे कद्दूकस पर कस लें, मतलब कद्दूकस कर लें उसे। उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हींग, जीरा पाउडर, हरा धनिया की पत्तियां मिलाकर मिश्रण बना लें और गूंथे हुए आटे की लोई बनाकर उसमें इस मिश्रण को भरें और बेलकर पैन या तवे पर फ्राई कर लें। हरी मिर्च, धनिया, पुदीने की चटनी तैयार करके दही के साथ परोसें। आप चाहें तो दही में चटनी को मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और भाई क्या बात है, ये तो बहुत स्वादिष्ट पराठे वाली बात इन्होंने कर दी। ऐसे ही मूली का पराठा बनता है जी, और हाँ इसी तरीके से बनाया जा सकता है बड़े आराम से। तो मतलब एक पंथ कई काज हो गए ना। अब एक विधि इन्होंने बताई, अब किसी भी चीज का पराठा बना लो, चाहे तो उसका पनीर का बना लो। पनीर का भी बन सकता है। बच्चे नहीं खाते ना तो पालक और वो जो बीट रूट जो बोलते हैं ना, चुकंदर, इसको भी मिला के पत्ता गोभी उसमें डाल दो तो पता ही नहीं चलता। हमारे भाई ने, बंधु ने ये भेजा और कितनी चीजें हो गई। और गोभी जब बहुत अगर छिटकने लगे ना, भागने लगे इधर उधर, तो उसमें अगर एक आलू उबला हुआ मैश करके आप मिला देंगे तो अच्छे से बन जाएगा और स्वाद बढ़ जाएगा। ये बात तो है। ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, ये बड़ी जरूरत होती है कि अगर अब होता है ऐसा कि हम बनाते पराठा और ऐसा फैल जाता है और समझता नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि भरवा पराठा बना रहे हैं, पर भाई ये क्यों बाहर निकल रहा है, पता नहीं क्यों भागने के चक्कर में। लेकिन अगर उसको समेटना है तो एक आप आलू डाल देंगे तो सबको बांध के बैठ जाएगा आलू। जी। अच्छा, एक और बुआ, हमें ये स्पाइसी कॉर्न कॉइन्स की भी एक रेसिपी आई है। और बुआ कौन सी आ गई? तुमने कहा एक और बुआ? नहीं, एक और बुआ नहीं, बुआ जी, हमारी ही बुआ जी से बात कर रहे हैं। वही हम डर गए, हमने कहा लो एक और बुआ आ गई। नहीं, एक और बता रहे थे। हाँ, ये एक और व्यंजन है कि स्पाइसी कॉर्न्स, हमारी श्रोता ने लिखा है। ये कह रहे हैं कि एक स्वीट कॉर्न लेना है और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर उसमें डालना है, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, वो जो लाल मिर्च पाउडर जो होता है, हाँ। नमक अपने अनुसार ले लीजिए और शेजवान चटनी चाहिए इसमें 1 टेबलस्पून, 3-4 तुलसी के बारीक कटे हुए पत्ते और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये सबसे पहले तो भुट्टे को छील कर उसके 1-1 इंच के टुकड़े कर लें। हाँ। और अब पतीले में 1 कप पानी डालकर भुट्टे के टुकड़े डाल दें और सॉफ्ट होने तक उबालें। अब पतीले से बाहर निकालकर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें जिससे उसका पानी बाहर निकल जाए और वो थोड़ा हल्का सूखा सूखा हो जाए। अब एक कटोरी या प्याले में कॉर्नफ्लोर, मैदा, जरा सी चिली फ्लेक्स, नमक, शेजवान चटनी, ये सब डाल के मिक्स करें। तुलसी के पत्तों को बारीक काट कर वो भी डाल दें। जरा सा पानी डालकर पतला घोल तैयार कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उबले हुए भुट्टे को तैयार घोल में डिप करें। अब ये साइज भुट्टे का अपने हिसाब से भी हम ले सकते हैं, बड़ा है छोटा, घर में कैसा पसंद करते हैं। कॉर्न के घोल में से निकालकर तेज आंच पर तेल में डालकर सुनहरा होने तक तलें। दोनों ओर से जब करारा होने लग जाए तब आप इसको बाहर निकाल के टिश्यू पेपर से रख दें और जो अतिरिक्त तेल है वो भी बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़के, मेयोनीज आप चाहो घर में पसंद है तो वो डाल लीजिए, हरा धनिया डाल लीजिए और चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, हरे धनिया के साथ या पुदीना हरी धनिया के साथ। तो भाई देखो, ऐसा है कि चटनी तो हम पहले ही लेकर आए थे, बड़ी लाल मिर्च की चटनी। और क्या बताना, खा के कैसी लग रही है? अभी तो नहीं खिलाई। कल तो आप बात कर रहे थे कि देखो हम लाल मिर्च की एक चटनी बना रहे हैं। अरे तो भाई बाजार में देखो, बाजार जाओ तो लाल मिर्च तो ऐसे ही खरीदना पड़ेगा, इतनी अच्छी लगती है, चमकती हुई कि पूछो मत। तो साबुत ताजी लाल मिर्च लीजिए, 7-8 होना चाहिए, लंबी और मोटी हो। अदरक का टुकड़ा चाहिए छोटा सा, 7-8 लहसुन की कलियां ले लो, नमक चाहिए और थोड़ी सी शक्कर, नींबू का रस। तो लाल मिर्च के डंठल हटा लीजिए, अदरक को घिस लें। लाल मिर्च, अदरक, नमक, जो सफ़ेद जो है नमक के साथ में सारी सामग्री मिलाकर मिक्सी जार में डाल दीजिए और पानी के बिना इसे दरदरा पीस लो, बल्कि दरदरा बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो बारीक भी कर सकते हैं। तो लाल मिर्च की जो ये चटनी है, इसे ठेचा भी कहते हैं उसको, तो ये भी बड़ी जल्दी बन जाएगा और बहुत स्वादिष्ट लगेगा, है ना? खाने में भी 2 मिनट लगेगा बस। अच्छा, एक बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि पनीर ढाबा स्टाइल की सब्जी बताई जाए। बताओ। ये इसमें पनीर लेना है, आपके घर में जितना भी हो, जैसे हम 100 ग्राम के हिसाब से बता देते हैं, चलिए। और उसमें टमाटो प्यूरी लेनी है, 2 बड़े आकार के टमाटर की ले लेना, अभी टमाटर भी बहुत आ रहे हैं बुआ। और ताज़ा मलाई लेनी है 2 बड़े चम्मच। शिमला मिर्च 1 ले लीजिए और थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में काट लीजिए। काजू का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। सूखे मसाले लेने, मतलब आपको जो पसंद है, लौंग, काली मिर्ची और तेज पत्ता, ये सब लेना है। हींग थोड़ा सा,
जीरा 1 छोटा चम्मच, कसूरी मेथी लेनी है थोड़ी सी, और फिर इसके बाद तेल 1 बड़ा चम्मच, मक्खन लेना है 1 बड़ा चम्मच, हाँ। और जो खड़े मसाले हैं वो सब आपको जैसा आपको ठीक लगता है, घर में जैसा पसंद करते हैं, हाँ, ये सब डाल के। अब पनीर के क्या करें, पहले कि पनीर को बड़े बड़े टुकड़े में काट ले। अब कढ़ाई में जो है तेल गर्म करके और पनीर को तो पहले तल लीजिए, हाँ। सुनहरा होने तक, और तुरंत बाहर निकालना, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो कड़ी हो जाती। और इन तले हुए पनीर को आप पानी में डाल दीजिए, अच्छा। ताकि वो सॉफ्ट रहे। हमको लगता है कि अरे ये गलत है, लेकिन नहीं, हमने करके देखा ऐसा, हाँ, तो ये तो अच्छे लगते हैं। लग रहा था, हाँ, ये नहीं, आप डाल के देखिए, वो सॉफ्ट अच्छा। रहेंगे, नहीं तो वो बहुत कड़क हो जाते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच मक्खन डाल दे, और फिर हींग और जीरा और आपके जो खड़े मसाले हैं वो सब डाल दिए, थोड़ा सा उनको भून लिया, चला लिया जरा, शिमला मिर्ची डाल दो, 1 या 2 मिनट इसको भी थोड़ा सा पकने दो, बहुत नहीं इसको हमें पकाना है। और उसके बाद जो टमाटर की प्यूरी बनाई है और काजू का पेस्ट बनाया है, वो डाल दीजिए। फिर अब जो सूखे मसाले, मतलब आपको लाल मिर्च है, थोड़ी सी बहुत हल्दी ना डालें इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लीजिए, कसूरी जो कश्मीरी लाल मिर्च है उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, तो वो डाल दें, और ये सब को डाल के ढककर 2 मिनट के लिए पकाना है। अब जो है इसमें मलाई डालनी सबसे आखिरी में, और थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए बनाना है, थोड़ा सा घुमाना है, और पनीर जो हमने रखा था अलग से उसको मिक्स कर दीजिए, और हाथ से मसलकर कसूरी मेथी ऊपर से डाल दीजिए। तो देखिए सच में बिल्कुल ढाबे की स्टाइल की ये आपको पनीर की सब्जी लगेगी। पनीर की सब्जी तो लगेगी, लेकिन अब गाना जो है वो कहाँ के स्टाइल का होगा, वो तो सुनने के बाद पता चलेगा। चलिए देखते हैं। चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे।
हाँ। एक संदेश आया था और आप बोल रही थी कि देखो ये हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन्होंने यही लिखा है, जब कोई उकसा देता है तो सैलरी के बारे में तो हम और ज्यादा कमाने की सोचने लगते हैं। अब देखो ना दीदी, बड़े बेटे को जो किसी स्टूडियो से जुड़ा है उसमें कोरोना के बाद नया जॉब मिला, अभी 60,000 मिल रहा है, पर जो दोस्त दूसरे स्टूडियो में गए उनको 50,000 मिल रहे हैं। तो ये भी कहना है कि मैं ये कहता है कि जब जॉब छोड़कर दूसरी जगह जाऊंगा तो मेरे हिसाब से अब कोरोना के बाद जॉब जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। 1 साल तो खाली ही था ना, उससे अच्छा जो मिला है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। वैसे साल में 2 बार सैलरी बढ़ने ही वाली है, तो भाई इस तरह से सोच आप अपनी रख सकते हैं। और बाकी जो हमने बताया है वो सब तो चीजें हैं ही हैं। आपके भी बहुत सारे विचार हैं। जी बुआ, लेकिन आज की इन बातों पे हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ, और विदा लेते हैं। तो दीपा माहेश्वरी और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।